हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी भाई, आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं सभी लोग? एक बार बता दीजिए। भाई, ऑडियो वीडियो क्वालिटी सही है? चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। गुड इवनिंग जी हिमांशु जी, कपिल जी गुड इवनिंग, मीरा यादव गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी शंकर जी, विपिन जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। तो अपने को क्या कंटिन्यू करना है बेटा? एपी हम पढ़ रहे थे, कल क्लास नहीं हो पाई थी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, तो आज अपन 2 घंटे की क्लास लगाएंगे, कल का भी और आज का भी, है ना। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। जनरल टर्म ऑफ एपी इज 3n+2, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये भाई सवाल है। नमस्कार जी, वेरी गुड इवनिंग जी राकेश जी। हाँ जी, क्वेश्चन करके बताओ बेटा, ए बी सी या फिर डी, क्या आंसर होगा इनमें से? ए बी सी या फिर डी, सवाल आपके सामने। जनरल टर्म आपको एपी का दिया हुआ है। आपको याद होगा मैंने जनरल टर्म का फॉर्मूला भी बताया था, Tn इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसकी आज पहली क्लास है? हाँ जी, कोई विद्यार्थी ऐसा जिसकी आज पहली क्लास है तो बेटा पूछ सकते हैं आप। तो ये मैंने समांतर श्रेणी का nवें पद का आपको फॉर्मूला भी बताया था।
हाँ जी, क्या आंसर निकल के आ रहा है? कोई बच्चा बताना चाहेगा? कॉपी पेन उठाओ बेटा, फटाफट सॉल्व करना शुरू करो। आपको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। हाँ जी, किसी बच्चे का कोई आंसर आया? हिमांशु बोल रहे हैं 5-3, मतलब हिमांशु के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, बहुत बढ़िया जी हिमांशु जी। देखिएगा, बात बड़ी साधारण सी है। जनरल टर्म जो होता है टी एन, वो आपको यहां पर क्या दिया हुआ है बेटा? 3n+2 दिया हुआ है। टी एन आपको क्या दिया हुआ है? 3n+2 दिया हुआ है ना, समांतर श्रेणी का। अब आपसे कहा गया कि प्रथम पद क्या होगा? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मतलब T1। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? T1। तो T1 के लिए n की जगह मैं क्या करूंगा? पुट n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो भाई फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2 इंप्लाइज दैट T1 इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है बेटा? 5। प्रथम पद क्या निकल के आ गया? 5 निकल के आ गया। चलिए T2 निकालना होता हमें, तो हम क्या करते हैं? T2 बराबर n की जगह क्या रखेंगे? n की जगह 2 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 प्लस 2, 6 प्लस 2 इंप्लाइज दैट T2 इज इक्वल टू 8। T2 बराबर क्या निकल के आ गया? 8। मतलब ये जो समांतर श्रेणी है इसका प्रथम पद क्या है? 5, अगला टर्म क्या है? 8 एंड सो ऑन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए डिफरेंस क्या है? बेटा डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो डिफरेंस तो मैं जानता हूं ना, किसी भी टर्म में से पिछले टर्म को घटा दो। तो मतलब 8 में से अगर 5 को घटाया तो क्या निकल के आ जाएगा? डिफरेंस 3। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। प्रथम पद हमारा क्या निकल के आ रहा है बेटा? 5, और डिफरेंस हमारे पास क्या निकल के आ रहा है जी? 3 निकल के आ रहा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सही विपिन जी, 5 और 3। बेहद आसान सवाल, पर मैं और भी तरीका आपको बताऊंगा। हिमांशु ने सही बताया, विपिन ने सही बताया, राकेश ने भी बताया, डिफरेंस एकदम थे। बिल्कुल सही अलका जी। देखिए, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम जनरल टर्म में n की जगह क्या रखेंगे? n की जगह 1 रखेंगे। सेकंड टर्म निकाल लेंगे, n की जगह 2 रख के, और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो बेटा डिफरेंस निकल के आ जाएगा। शंकर जी मैंने रिपीट कर दी, देखो बात आपको समझानी थी क्या, कि फर्स्ट टर्म निकालने को बोल रहा है। एक तो फर्स्ट टर्म, प्रथम पद कैसे निकालोगे? n की जगह 1 रखोगे तो T1 निकल के आ जाएगा। n की जगह 2 रखोगे, यहीं पर n की जगह अगर आपने 2 रखा तो T2 निकल के आ गया। T2 में से T1 को घटाया, T2 में से T1 को घटाया तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा? डिफरेंस निकल के आ जाएगा, है ना। पर बात कुछ और आसानी से भी की जा सकती है। देखिए, अब आपसे मैं पूछूं कि जनरल टर्म अगर आपको 3n+2 दिया है तो फर्स्ट टर्म निकालना आसान है, डिफरेंस निकालना आसान। तो आप कहोगे सर फर्स्ट टर्म निकालना आसान है, n की जगह 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये फर्स्ट टर्म तो निकल के आ गया 5। फर्स्ट टर्म तो क्या निकल के आ गया बेटा? 5 निकल के आ गया। मैं कहूंगा डिफरेंस निकालना और भी आसान है। डिफरेंस निकालना और भी। बफरिंग हो रही है क्या? सभी के साथ बफरिंग की दिक्कत हो रही है? हाँ जी, हाँ। तो डिफरेंस निकालना बेटा और भी ज्यादा आसान है। कैसे? हम डिफरेंस निकालने के लिए यहां पर जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, फिलहाल जो मैंने किया है, मैंने यहां पर n की जगह 2 रखा, सेकंड टर्म निकाला, फर्स्ट टर्म माइनस किया, तब जाके डिफरेंस निकल के आया। पर आप अगर सिर्फ ये देख लो कि n का कोफिशिएंट क्या है, n का गुणांक क्या है? 3, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा? डिफरेंस बराबर 3 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? n की जो कोफिशिएंट है, n का जो गुणांक है, हाँ वीडियो सही चल रही है बेटा, मैं भी वीडियो साथ साथ देखता जा रहा हूं। वीडियो तो सही चल रहा है, कोई बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। आप लोग का नेट का दिक्कत हो सकता है। तो देखो क्या मैंने बताया कि डिफरेंस निकालने के लिए, समांतर श्रेणी का भैया अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना है? n का जो भी गुणांक होगा, n का जो भी कोफिशिएंट होगा, वही डिफरेंस होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, क्या सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से? है ना। तो जो n का कोफिशिएंट वही डिफरेंस होगा। चलिए और आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सेम क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। n की जगह बेटा 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, और n का कोफिशिएंट देखोगे तो आपको डिफरेंस पता पड़ जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान। हिमांशु ने बताया आंसर होगा बी। बहुत बढ़िया हिमांशु जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल राजी जी। देखिए मैं दोबारा समझाता हूं कि फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n की जगह आप क्या रखोगे? 1। तो 7 इंटू 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 17। जबकि जनरल टर्म आपको क्या दिया हुआ भाई?
7n प्लस 10 दिया। मैंने बोला कि डिफरेंस निकालने के लिए n का जो भी गुणांक है, n का जो भी कोफिशिएंट है वही डिफरेंस होगा। तो n के आगे क्या है बेटा 7 है, तो डिफरेंस हो गया 7, फर्स्ट टर्म हो गया 17, आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया, बात खत्म। बोलो अभी बात समझ में आई कि नहीं? देखो बेटा फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, n की जगह 1 रखोगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, और डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ n, n का जो भी गुणांक होगा वही डिफरेंस हो जाएगा। बोलो अभी बात समझ में आ रही है प्रीति राजपूत जी? ये समांतर श्रेणी बेटा, आप देखो जनरल टर्म आपको मैं और अच्छे से समझाता हूं, अगर बात समझ में नहीं आ रही है मैं और अच्छे से समझाता हूं। बेहद आसान सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। n इज इक्वल टू 1 रखोगे, फिर n इज इक्वल टू 2 रखोगे, n इज इक्वल टू 3 रखोगे, n इज इक्वल टू 4 रखोगे, तो बेटा आपको टर्म्स मिलते जाएंगे। तो 7 इंटू 1 प्लस 10 तो ये हो गया 17, 7 इंटू 2 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 7 2 14 प्लस 10, तो 7 2 14 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया भैया 24। 7 इंटू 3 प्लस 10 तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 21 प्लस 10 31। ये अगला टर्म क्या निकल के आ जाएगा 48। तो इस तरीके से ये जो मेरे पास सीरीज बन रही है 17, 24, 31, 48, बेटा ये समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं? समांतर श्रेणी बन रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी बना। भाई जनरल टर्म जब आपको tn दे दिया तो n की जगह 1 रखोगे तो t1 आएगा, n की जगह 2 रखोगे तो t2 आएगा। हाँ बिल्कुल सही बेटा 38 आएगा, हिमांशु आप सही बोल रहे हो, 48 नहीं आएगा, यहां पर 38 निकल के आएगा, है ना। तो ये हो गया 38। तो बात सिर्फ इतनी, n की जगह मैं 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, तो मेरे को अगले 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 टर्म मिलते जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म 17 है, डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्या करोगे भाई, दूसरे में से पहले को घटा दो, दूसरे में से पहले को घटाओ, या तीसरे में से दूसरे को, या चौथे में से तीसरे को घटा दो, है ना। तो ऐसे करके अब डिफरेंस, जबकि मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई, शॉर्ट ट्रिक क्या बताई कि आप n इज इक्वल टू 1 रख के फर्स्ट टर्म निकाल लो और n का कोफिशिएंट देखोगे तो आपको डिफरेंस पता पड़ जाएगा। बस बात इतनी सी है, ठीक है जी। बढ़े आगे भाई, कोई डाउट है किसी को तो पूछो। जिन जिन बच्चों को डाउट था भाई अब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी चलो ठीक, राजी नायर को समझ में आ गया। बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज nth टर्म ऑफ एपी, निम्न में से कौन सा किसी समांतर श्रेणी का nवां पद होगा, इनमें से कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 3 की पावर n है बेटा, ये जो लिखा है ना ये 3 की पावर n प्लस 5 लिखा हुआ है ना, 3n मत समझना इसको। तो इनमें से कौन सा ए बी सी या फिर डी, इनमें से कौन सा एपी बनाएगा। मैजबी खान जी लेट हो गए बेटा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग्स देख लेना आप। राकेश ने बोला कि बी होगा, ठीक है राकेश जी। और किसी बच्चे का आंसर? मीरा बोल रही है ए, निशा बोल रही है सी, हिमांशु बोल रहे हैं ए। देखो बेटा मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको बात को एक्सप्लेन करता हूं। एपी बनाने के लिए मैं सिर्फ 3 टर्म्स निकाल लूंगा तो बात समझ में आ जाएगी। पहले वाले को ट्राई करते हैं। तो T1 निकालूंगा तो n की जगह रखूंगा मैं 1, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 9 हो गया। T2 निकालूंगा तो n की जगह क्या रखूंगा, कोई बात नहीं, देखो n की जगह क्या रखूंगा 2, तो 6 4 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 27। T3 के लिए n की जगह क्या रखूंगा 3, तो 6 इंटू 9 54 प्लस 3 कितना हो जाएगा 57। क्या एपी बन रहा है बेटा, अंतर 18 है फिर अंतर 30 है, तो पहला वाला तो एपी नहीं बना ना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, पहला वाला क्या एपी बना, अरे बिल्कुल नहीं बना। हाँ जी पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, कि आपने n की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, भाई डिफरेंस बराबर थोड़ी ना, डिफरेंस 18 है, डिफरेंस 30 है, डिफरेंस बराबर होता तब तो एपी बनता, तो ये तो एपी नहीं बनेगा। चलो सेकंड ट्राई कर लेते हैं। 3 की पावर n प्लस 5 है, n की जगह 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 8, n की जगह 2 रखोगे, n की जगह 2 रखोगे तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, n की जगह 3 रखोगे तो 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा 32। क्या एपी बन रहा है, नहीं बन रहा, बिल्कुल एपी नहीं बन रहा, डिफरेंस तो बराबर ही नहीं है ना, डिफरेंस बराबर नहीं है तो एपी ये भी नहीं बन रहा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, ठीक। हाँ जी तीसरे में n की जगह 1 रखोगे तो क्या होगा
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर क्या होगा 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर क्या होगा 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एपी है, हां जी बिल्कुल एपी है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस क्या है बेटा, साइन थीटा ही तो ऐड होता जा रहा है, प्लस साइन थीटा अगेन प्लस साइन थीटा, है ना, ऐसे ही होता जाएगा, प्लस साइन थीटा करते जाओगे तो क्या हो गया भाई, डिफरेंस तो बराबर है, तो ये क्या है, ये वाली एपी है। थर्ड वाला इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? इसे मैं ऊपर लिख दूं, है ना। साइन, देखो फर्स्ट टर्म ये था, मैंने साइन थीटा ऐड किया तो सेकंड टर्म निकल के आ गया, फिर मैंने साइन थीटा ऐड किया तो क्या निकल के आ गया बेटा, थर्ड टर्म निकल के आ गया। तो साइन थीटा का कॉमन डिफरेंस चल रहा है ना। समझ में आई बात की नहीं? पर आपको ऐसे नहीं करना कि हर एक ऑप्शन में वैल्यू रख रख के देख रहे हो, आप ऐसे नहीं करोगे कि हर एक ऑप्शन में वैल्यू रखेंगे, चेक करेंगे, एपी बनेंगे, इतनी सब मेहनत नहीं। आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जनरल टर्म जो होता है, मेरी बात को बहुत ठंडे दिमाग से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, जनरल टर्म जो होता है वो ए एन प्लस बी की फॉर्म में होता है, ए एन प्लस बी की फॉर्म में होता है, जहां ए और बी क्या होता है बेटा, ए और बी क्या होते हैं, नियतांक होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ए और बी क्या होते हैं, कांस्टेंट। मतलब ए एन प्लस बी की फॉर्म में जो भी होगा वो एपी होगा। एन की घात क्या है, यहां पर 1 है, एन की पावर क्या है, 1, तो यहां तो एन की पावर 2 हो गई, एपी नहीं हो सकता। पहले ऑप्शन में अगर आप देखोगे बेटा, तो पहले ऑप्शन में एन की पावर क्या हो गई, 2, जबकि एपी में मैंने क्या बताया कि एन की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, यहां तो 2 हो गई, ये तो एपी नहीं है। यहां तो एन खुद पावर में आ गया, एन खुद पावर में पहुंच गया, ये भी नहीं है। यहां एन की पावर 1 है, ये बिल्कुल एपी बनेगा। एन की डिग्री क्या है, 1। हां जी, अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है ना। ये लास्ट वाला 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ, और कुछ नहीं, है ना। ये क्या लिखा हुआ मैंने यहां लिखा है 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो, ये एपी बन रहा था, ये क्या था यहां पर 7n प्लस 10 था, तो बेटा ये an प्लस बी की फॉर्म में तो है, a बराबर 7 है, b बराबर 10 है, तो ये an प्लस बी की फॉर्म में, तभी तो एपी बन रहा है। इससे पहले देखो 3n प्लस 2, तो 3n प्लस 2 भी तो किसकी फॉर्म में है बेटा, an प्लस बी की फॉर्म में है कि नहीं? हां जी, बोलो हां या ना। किस फॉर्म में है, an प्लस बी की फॉर्म में है, तो ये भी क्या बनेगा जी, एपी बनेगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब भी an प्लस बी की फॉर्म में होगा तो क्या बनेगा, वो एपी बनेगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा पूछो, मैं बढ़ूं आगे। ठीक है जी, चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन, द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड सेवंथ एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1, फाइंड द फर्स्ट टर्म। करना बेटा, सवाल करना। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का तिगुना है तथा सातवां पद तीसरे पद के दोगुने से 1 अधिक है, तो पूछ रहा है कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, आसानी से आप लोग कर भी पाएंगे। हां जी, देखें क्या आंसर निकल के आ रहा है आपका। हां जी बेटा, मैजबी खान देखो, आप अगर टाइम पे आओगे, रेगुलर क्लास अटेंड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रेगुलर और रिवीजन करते जाओ, जो जो पढ़ाते जा रहे हो उसको रिवाइज भी करना है। चलो ठीक, देखो समझो मेरी बात को। फोर्थ टर्म देखो, एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है बेटा, एपी का फर्स्ट टर्म होता है ए, सेकेंड होता है ए प्लस डी, थर्ड क्या होता है ए प्लस 2d, फोर्थ क्या होता है ए प्लस 3d। ऐसा ही होता है ना, बोलो हाँ या ना। यही था ना अपने जनरल टर्म, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब बोल रहा है कि फोर्थ टर्म मतलब ए प्लस 3d। पहले मैं इसको जनरल टर्म के फॉर्मेट में लिखता हूं। निशा यादव बोल रही बी होगा आंसर। वो बोल रहा है कि जो T4 है इज 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, इज 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। सबसे पहले तो ये बोला कि T4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ T1, और फिर क्या बोल रहा है, सेवंथ टर्म, जो सेवंथ टर्म है वो तीसरे टर्म के दोगुने से 1 ज्यादा है। हिमांशु त्यागी बोल रहे हैं 3, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है कि जो सातवां पद है, सातवां पद तीसरे के
हाँ, तीसरे पद के दोगुने से एक अधिक है, तो तीसरे पद का दोगुने में अगर आप एक अधिक करोगे तो क्या निकल के आएगा, सातवां पद निकल के। ये दो चीजें आपको कही गई हैं, है ना। तो अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे, देखिए इंप्लाइज दैट T4 क्या होगा बेटा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a। पहला तो ये इक्वेशन बना, क्योंकि फोर्थ टर्म बराबर a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 गुना पहला टर्म। और यहां से अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो T7a प्लस 6d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस 2d प्लस 1। बोलो हाँ या ना। सेवंथ टर्म a प्लस 6d होगा, थर्ड टर्म a प्लस 2d होगा, और साथ में क्या हो गया बेटा, प्लस 1 हो गया। बोलो सभी बच्चे सहमत हैं या नहीं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बात समझ में आ रही होगी। बेटा हाँ या ना बोलते जाओ, जवाब देते जाओ। तो अगर मैं यहां से सिंप्लीफाई करूंगा इंप्लाइज दैट, तो ये आएगा 2a इज इक्वल टू 3d। क्या आ जाएगा, रुक रुक के चल रहा है, नेट रिफ्रेश भी कर लिया बेटा मेरे पास। तो क्या सभी बच्चों के साथ यही दिक्कत हो रही है क्या, सभी के साथ यही दिक्कत है, सभी के साथ रुक रुक के चल रहा है क्या। चलो देखो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, ये दोनों के दोनों स्टेप्स। नहीं हो रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो T4 बोल रहा है चौथा टर्म जो है पहले टर्म का तिगुना, T4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ T1। ठीक, बिल्कुल सही राजी नायर जी, एकदम सही। मैंने सिर्फ T4 बराबर, देखो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है राजी जी, T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना, क्योंकि जनरल टर्म होता है a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। प्रीति राजपूत जी आप रिकॉर्डिंग देख लेना ना आज। आप देखो मैं आपको बता दूं भाई, सभी बच्चों को एक कुछ जानकारी दे दूं मैं, कि अपनी सारी की सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स जो हैं ड्राइव के ऊपर सेव रहती हैं, है ना। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग जो है अपनी कहां रहेगी बेटा, ड्राइव के ऊपर रहेगी। देखो ये रिकॉर्डेड क्लास है, आप लोग सबसे पहले रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, है ना। 15, 16, 17, 18, 19 सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, और क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाती है। ठीक, और बाकी चीज बेटा आप लोग को ये पता होगा कि अपने चैनल पे सबसे पहली जो वीडियोस थी, 3 वीडियोस तो फ्री हैं, तो आप लोग उन फ्री वाली वीडियोस को शेयर करके बेटा कोर्स को जितना हो सके प्रमोट करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को सबको इन्फॉर्म करो कोर्स को। पहले तो क्या करो, प्रमोट, क्योंकि जो 3 वीडियोस हैं वो सर ने फ्री डाली हुई हैं, तो आप उनको शेयर करके कोर्स को प्रमोट कीजिए। ऐसा नहीं कि ये पेड वाली वीडियो को शेयर कर दिया बेटा, फ्री वाली वीडियोस को करना। ठीक है जी बेटा। ट्रिग्नोमेट्री अभी ट्रिग्नोमेट्री की कहां भी, वैसे भी सीसेट में ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल नहीं आया आज तक, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ट्रिग्नोमेट्री का सीसेट में कोई सवाल नहीं, अलजेब्रा आ जाता है थोड़ा बहुत, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आता है ना, आप चिंता मत करो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a। तो यहां से मैंने 2a इज इक्वल टू 3d निकाला, और T7 बराबर ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म प्लस 1, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस 2d प्लस 1 हो गया। इतना हो गया, है ना। अब मैं बढ़ता हूं आगे बेटा, मैं अब कुछ नहीं, अब बस सिंप्लीफिकेशन की बात आ गई है सिर्फ, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 2a प्लस 4d प्लस 1, है ना। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पर हो गया एक साइड हो गया a प्लस 1, और एक साइड क्या हो जाएगा बेटा 2d हो जाएगा। ठीक, a की जगह मैं क्या रख दूं, यहां पर a की जगह मैं वैल्यू रखता हूं 2d इज इक्वल टू, अच्छा क्या बोल रहा है, प्रथम पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद निकालना है तो अपन बेटा d रख देते हैं, d की वैल्यू रखते हैं। d यहां से क्या निकल के, d निकल के आएगा 2a/3 बराबर d, है ना। यहां पर d की जगह में वैल्यू, क्योंकि a हमें निकालना है, तो d की जगह मैंने रखी वैल्यू, क्या रखी, 2a/3 इज इक्वल टू a प्लस 1। तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 3a प्लस 3, इंप्लाइज दैट सीधा सीधा a बराबर क्या निकल के आ जाएगा बेटा, 3 निकल के आ जाएगा। यही सवाल का सही उत्तर है। ठीक है ना, बोलो बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को। ठीक है ना। हाँ जी, किसी भी बच्चे को बेटा डाउट आ रहा है तो पूछ लो।
चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। रिपीट कर दूं? हाँ बेटा मैं रिपीट कर दूं, एक बार सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। चलिए बढ़ते हैं बेटा आगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, आप यहां पर स्टेटमेंट्स के ऊपर ध्यान देंगे तो स्टेटमेंट यहां पर यह दिया होगा कि फोर्थ टर्म बराबर थ्राइस ऑफ फर्स्ट टर्म दिया हुआ था बेटा। मैं न्यू पेज पे समझा दूं क्या आपको? फॉर्मूला है ही नहीं बेटा, फॉर्मूला यहां पर कहां है? फॉर्मूला कुछ है ही नहीं है। देखो अब जनरल टर्म तो जानते हो, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। वो बोल रहा है कि T4 बराबर थ्राइस ऑफ T1 है ना, और सेवंथ टर्म बराबर थर्ड टर्म के दो गुने से क्या है, एक ज्यादा। बस इतनी सी बात है, ये दो चीजें आपको कही गई हैं। ठीक है जी, बस इन दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लो। आप जनरल टर्म में T4 निकालोगे तो बेटा a प्लस 3d होगा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, और T7 a प्लस 6d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस 2d प्लस 1। बस इनको सॉल्व कर लोगे तो बेटा सब तो निकल के आ जाएगा। बोलो अभी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बेटा? अगला क्वेश्चन आपके सामने है भैया, स्क्रीन के ऊपर, करके बताओ। क्या आंसर निकल के आ रहा है? चलिए मैं करता हूं बेटा। सेवंथ टर्म कैसे लिखोगे, a प्लस 6d। थर्ड टर्म क्या लिखोगे, a प्लस 2d। इनका रेशो बोल रहा है 12/5। इनका रेशो क्या बोल रहा है, 12/5 बोल रहा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सबसे पहले? ठीक, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है 13th और 14th टर्म का रेशो, 13th और 14th टर्म का रेशो क्या होगा, है ना। ये चीज आपसे यहां पर पूछी जा रही है, 13th और 14th टर्म का आपसे रेशो पूछा जा रहा है। मतलब आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहा है a प्लस 12d डिवाइडेड बाय फोर्थ मतलब a प्लस 3d। आपसे इनका रेशो पूछा जा रहा है ना, इनका रेशो आपसे पूछा जा रहा है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे होंगे क्या दिया गया और क्या पूछा गया। 13th और फाइंड द रेशो ऑफ 13 एंड 4। आपको 7th और थर्ड टर्म का रेशो देके आपसे क्या पूछ लिया बेटा, तीसरा और चौथा पद पूछ लिया गया है ना। इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, करने के इसे भैया बहुत सारे तरीके हैं, है ना। कैसे कैसे अपन कर सकते हैं मैं एक एक करके आपको बात समझाऊंगा, पर फिलहाल देखिए जो दिया गया है, जो दिया गया उसमें लगाया मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5a प्लस 30d, 5a प्लस 30d इज इक्वल टू 12a प्लस 24d। ठीक है जी, इसको 30 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, कुछ नहीं किया। 30d, बोलो हाँ या ना भाई। सेवंथ टर्म a प्लस 6d होता है, थर्ड टर्म a प्लस 2d होता है, इनका अनुपात 12/5 दिया हुआ है। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 7a। यहां पर 24 इधर आगे माइनस हो गया, तो क्या निकल के आ गया मेरे पास, ये निकल के आ गया 6d। ठीक, तो अब देखो बात कितनी आसान हो गई, कितनी आसान बात हो गई कि 6d बराबर क्या हो गया बेटा, 7a हो गया। 6d इज इक्वल टू क्या हो गया, 7a। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, d हो गया 7a/6। बोलो हाँ या ना, ये वाला स्टेप यहां पे d क्या हो गया, 7a/6 हो गया। अब अगर ये निकल के आ गया तो बात वहीं पर खत्म हो गई। a प्लस 12, d की जगह मैं क्या रखूंगा, 7a/6। a प्लस 3, d की जगह क्या रखूंगा, 7a/6। बोलो हाँ या ना सभी बच्चे, ठीक है ना। तो ये तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कट गया। तो ये हो गया a प्लस 14a डिवाइडेड बाय यहां एलसीएम, ये हो गया 2, तो 2a प्लस 7a, 2a प्लस 7a बाय 2, ये एलसीएम लेना पड़ेगा यहां अपने को, है ना। तो ये हो गया 15a बाय 9a
बाय 2, ए से ए काट दो और ऊपर से 2 चला जाएगा, तो ये हो गया 30/9। 3 के पहाड़े से काटोगे तो बेटा क्या निकल के आ रहा है? 10/3। 10/3 क्वेश्चन का आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी, सभी बच्चे बेटा कैलकुलेशन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? चलिए बहुत बढ़िया, हिमांशु त्यागी ने। और बाकी बच्चे बताओ, कुछ कठिन लग रहा है क्या आपको? भाई ये टर्म लिखना तो आपको आ गया होगा अब तक। टर्म लिखना आ गया, रेशो बना लिया, बात खत्म हो गई वहीं पर। सूक्ष्म ने बोल दिया, बहुत बढ़िया। निशा ने बोल दिया है, ऋषभ ने, चलो ठीक, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात बच्चों को, है ना? डाउट है तो भैया पूछ लेना, है ना? चलिए बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लास्ट पॉइंट राकेश जी, देखिए लास्ट पॉइंट का मैं कैलकुलेशन समझा दूं आपको। लास्ट पॉइंट समझनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं लास्ट पॉइंट में फिर से कर देता हूं, है ना? मैं फिर से इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, फिर से सॉल्व कर देता हूं। देखो आपने जब d की वैल्यू निकाल ली, d की वैल्यू आपने यहां पर रखी, है ना? d की वैल्यू यहां रखी 7/6a, तो ये 6 और 12 घटा दो, 3 और 6 घटा तो यहां 2 आ गया। तो अभी मेरे पास जो वैल्यूज आ गई, ये मैं ये वाले स्टेप के बाद का लिखता हूं, इसके बाद क्या निकल के आएगा। देखो a + 2 × 7a है न्यूमरेटर, अंश में ये है, और हर में क्या है? a + 7a/2 है ना? कोई बात नहीं ऋषभ जी, सब धीरे धीरे बनेगा। अच्छा फर्स्ट स्टेप नहीं है, मैं फर्स्ट स्टेप भी बता देता हूं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए देखिए, 3 गुणा करेंगे, a + 14a हो गया, और बटे में ये 2a + 7a/2 हो गया। अब इसके बाद तो आप एलसीएम तो ले ही लोगे, 15a बटे 9a/2 हो गया, तो 2 पर चला जाएगा, है ना? तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, ये हो गया, है ना? इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है जी। फाइव ए कैसे आया बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 गुणा, 5 इधर गुणा करोगे तो 5a, 6 5 30। जब 12 इधर गुणा करोगे तो बेटा 12a + 24। बोलो जूली आनंद जी, बात समझ में आई कि नहीं? आपने बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखो मैं ये वाले स्टेप को यहां लिख देता हूं दोबारा से। 5a कैसे आया? देखो जब मैं 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 कहां मल्टीप्लाई होगा बेटा? a + 6d में जूली जी। और 12 किस में मल्टीप्लाई होगा? a + 2d में मल्टीप्लाई होगा, है ना? अभी कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को? ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा और किसी बच्चे ने क्या पूछा था? फर्स्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आया। तो देखो बेटा फर्स्ट स्टेप ऐसा है कि T7/T3 का रेशो आपको 12/5 दिया है। तो T7 को मैं क्या लिखता हूं? a + 6d। सातवां पद क्या हो जाएगा भैया? a + 6d होगा कि नहीं? मैंने जनरल टर्म आपको बहुत सारे लिख के बताए थे। और तीसरा पद क्या होगा? a + 2d होगा, ये सेकंड टर्म। बस अब बाकी 12/5 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, अब एकदम सही बोल रहे हो बेटा। मैं वो भी कर सकता था, पर मैंने इसलिए नहीं किया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो। अगला सवाल आपके सामने है, बहुत ही शानदार सवाल है भैया। क्वेश्चन करके बताइए, मजा आएगा। बिल्कुल सही किया सत्य प्रकाश जी, आप बहुत होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, वैसे ही करना भी है आपको एग्जाम में, वैसे ही करना है। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी विद्यार्थी, और कोई डाउट हो तो पूछिए। करके बताओ भाई अगला क्वेश्चन कि एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी, त्रिभुज के जो कोण हैं वो समांतर क्रम में हैं, और यदि सबसे छोटा कोण 18 अंश का है तो सर्वाधिक कोण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। और बेटा मैं फिर से बता दूं, कोर्स की इंफॉर्मेशन शेयर करते रहो, मैक्सिमम बच्चों को अपने साथ जोड़िए, आप लोग जितना हो सके उतना जोड़िए। और जो चैनल पे फ्री क्लासेस डली हैं, पहली 3 क्लासेस, उनको भी आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह को, सबको बोलो ज्वाइन करने के लिए। और मैं रीजनिंग स्टार्ट कर दूंगा, आप मान के चलिए परसों अपन रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे, है ना? परसों रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे तो और मजा आएगा पढ़ने में। ये नंबर सिस्टम फटाफट खत्म करके अपन रीजनिंग करेंगे। हाँ जी, कोई उत्तर किसी विद्यार्थी का आया या नहीं? बहुत बढ़िया हिमांशु त्यागी जी, भाई मैं बड़ा खुश हूं आपसे, एकदम सही आंसर दिया है 102। बहुत बढ़िया।
बेहद शानदार। पर मैं कुछ अच्छे मेथड आपको बताने की कोशिश करूंगा, है ना। मैं क्योंकि मेथड के ऊपर आऊंगा। सत्य प्रकाश जी एकदम सही, ज्योति सिंह का भी आंसर आ गया, निशा ने भी आंसर निकाल लिया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो एक समय ऐसा आएगा जहां सभी बच्चे आंसर निकालेंगे, सिलेक्शन होगा टाइमिंग के बेसिस पे, कंपटीशन ऐसा बढ़ रहा है, जो जल्दी हल करेगा वो जीत जाएगा। देखिए, एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी, त्रिभुज के कोण क्या है समांतर क्रम में। जैसे आपने ये बनाया, एक ट्राइंगल बना लिया, इसका अगर एक एंगल ए है तो एक एंगल बेटा क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, और एक एंगल क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल किसमें है भाई, समांतर में। बहुत बढ़िया, 102 किस किस का आ गया, काफी बच्चों का, विपिन ने भी निकाल लिया, अलका ने भी निकाल लिया। ये बात समझ में आई कि नहीं, है ना। 3 एंगल मैंने क्या माने, एक तो ए मान लिया, एक ए प्लस डी मान लिया, एक ए प्लस 2d मान लिया। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। तीनों का टोटल मतलब ए प्लस डी और ए प्लस 2d, इनका जो टोटल होता है, आप जानते होगे बेटा त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। ये बात आप जानते हो कि नहीं, है ना। तो 3a प्लस 3d इज इक्वल टू भैया 180 है, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, a प्लस डी बराबर 100, कॉमन नहीं भी लूंगा ना तो भी मेरा आंसर निकल के आएगा। तो a प्लस डी बराबर क्या आ गया जी, 60 निकल के आ गया। a प्लस डी बराबर क्या निकल के आ गया, 60। अब आप जानते हो सबसे छोटा कोण 18 है, सबसे छोटा मतलब पहला वाला। a बराबर आपको 18 दिया हुआ है, a कितना दिया है 18 प्लस डी बराबर 60, इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू बेटा 42 आ गया। डिफरेंस भी निकाल लिया हमने, ठीक है जी, डिफरेंस भी निकाल लिया। सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है, सबसे बड़ा तो ये रहा a प्लस 2d, तो a की जगह मैंने रखा 18, डी की जगह मैंने क्या रखा बेटा 42, तो 18 प्लस 84 बराबर 102 प्रश्न का सही उत्तर होगा। पहला तरीका ये है, पहला तरीका ये है। मैं और शॉर्टकट बताऊंगा आपको जिससे अपन और जल्दी कर पाएंगे, है ना। एक शॉर्टकट के ऊपर भी अपन आएंगे। पहले इसमें कोई डाउट है तो बेटा पूछो, सभी बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं। हाँ जी, ठीक, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, कमेंट करते जाओ, बताते जाओ। आते हैं अपन शॉर्टकट के ऊपर। राकेश को, अलका को समझ में आ गई बात। इतने बच्चों में सिर्फ 2 ही बच्चे बता पा रहे हैं। देखिएगा, अब मैं शॉर्टकट बता देता हूं आप लोगों को। अगर योग 180 होता है ना, मेरी बात को ठंडे दिमाग से समझना। कभी भी एपी में, एपी अगर 3 टर्म्स की है, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल तो 3 होते हैं, तो एपी अगर 3 टर्म की है तो बेटा जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, वो हमेशा एवरेज के बराबर होती है। बीच वाली वैल्यू हमेशा किसके बराबर, एवरेज के। टोटल 180 होता है, एवरेज के लिए बटे 3 करोगे तो बेटा एवरेज क्या आएगा 60। तो बीच वाला एंगल हमेशा एवरेज के बराबर होता है हमेशा एपी में। जैसे अगर 5 टर्म्स की बात होती है, 1 2 3 4 5, तो एपी में बीच वाला टर्म हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, एवरेज के बराबर ही होता है। तो बीच वाला हो गया 60। छोटा एंगल आपको दिया 18, तो आप कहोगे सर छोटा 18 है, दूसरा वाला 60 है, तो मतलब 42 का डिफरेंस है। तो मैं फिर से 42 जोड़ दूंगा, तो अगली वैल्यू क्या निकल के आ गई, 102। काम खत्म हो गया। बोलो हाँ या ना। भाई छोटी वैल्यू दी गई है, बीच वाला मैंने क्या बोला, एवरेज के बराबर। एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल बटा 3 करके। औसत तो यही होता है ना, औसत बराबर क्या होता है बेटा, योग बटा n, सम अपॉन n। तो सम 180 बटा 3 करोगे तो एवरेज कितना हो गया 60। 42 का डिफरेंस चल रहा है, फिर से 42 जोड़ोगे तो अगला एंगल निकल के आ जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी। ठीक है जी, चलिए बढ़े भाई, अगले सवाल पर आ जाएं। सभी बच्चे सहमत हैं? बिल्कुल हिमांशु त्यागी जी, ट्राइंगल में बीच वाला हमेशा 60 ही रहेगा। अगर एपी है तो बीच वाला हमेशा 60 ही होगा। देखो a प्लस डी, आपका a प्लस डी बीच वाला एंगल है, वो 60 आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ a एंड d। a और d कुछ भी हो, पर a प्लस डी हमेशा क्या रहेगा हिमांशु जी, 60 रहेगा। ठीक है ना, a प्लस डी 60, a और d कुछ भी हो, पर बीच वाला एंगल हमेशा क्या रहने वाला है, 60 रहने वाला है ना। अगला क्वेश्चन, ये भी आपको बेटा शॉर्ट ट्रिक लगानी है, जो मैंने अभी समझाई है आपको, वही शॉर्ट ट्रिक लगाओ, आंसर निकाल के बताओ।
नहीं बेटा प्रियंका जी, देखो इस वाले क्वेश्चन में प्रियंका जी अब देखो ये जो सवाल लिखा है ना, इसमें भी लागू हो जाएगा, इसमें भी लागू हो जाएगा। जो मैंने अभी ट्रिक बताई है हर एपी में लागू होगा बेटा, हर एपी में। चलो देखो मेरी बात को समझो। अब मैं इसको, किसी बच्चे ने आंसर बताया, हाँ हिमांशु ने बताया, दूसरे बड़े की उम्र बतानी थी बेटा, सेकंड एल्डेस्ट की बतानी थी। आपका आंसर आ रहा है 29। चलो समझते हैं सवाल को। 5 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5। मैंने क्या बोला कि बीच वाले की उम्र किसके बराबर, एवरेज के बराबर। बीच वाला हो गया 25 का, सबसे छोटा वाला कितने का बेटा, सबसे छोटा वाला 21 का। अब एपी अगर आपको बनानी है, अगर एपी आपको बनानी है तो 21 और 25 के ठीक बीच में क्या आता है, 23 आता है। एपी बनानी है तो 21 और 25 के ठीक बीच में क्या आता है जी, 23 आता है कि नहीं आता। तो मतलब 2-2 का डिफरेंस चल रहा है, 2-2 का डिफरेंस चल रहा है। 2 ऐड किया तो अगला हो गया 27 साल का, और 2 ऐड किया तो अगला क्या हो गया बेटा, 29 साल का। बात खत्म हो गई, पांचों की उम्र पता पड़ गई। बीच वाला एवरेज के बराबर होगा। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं किया मैंने सीधा सीधा आपको क्या बोला, बीच वाला एवरेज के बराबर होगा। एवरेज आपको पांचों मित्रों की उम्र का क्या दिया हुआ, 25 साल। छोटे वाले की उम्र आपको पता ही थी, हमने एपी बना दी, बात खत्म हो गई। क्योंकि इसके बीच में 23 आएगा तभी 2-2 का डिफरेंस बनेगा, नहीं तो बन नहीं सकता। अब जरूरी यह है कि पूछा क्या गया है, पूछा गया फाइंड द एज ऑफ सेकंड एल्डेस्ट। देखो बेटा ये है एल्डेस्ट, ये है सबसे बड़ा, ये है दूसरा सबसे बड़ा। तो सही आंसर क्या होगा बेटा, 27 होगा। सही आंसर 27, क्योंकि सेकंड एल्डेस्ट, उसने एल्डेस्ट नहीं पूछा। अगर वो बोलता सबसे बड़ा अगर बोलता सबसे बड़ा तो आंसर होता 29। पूछा क्या है, सेकंड एल्डेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा। तो दूसरा नंबर पे कौन आ रहा बेटा, 27 साल वाला आ रहा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। हाँ जी, तो ट्राइंगल में भी लगाया था, यही कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर भी लगा लिया। बीच वाली वैल्यू हमेशा एवरेज के बराबर होती है। ठीक, बोलो बेटा कोई डाउट है क्या, किसी भी बच्चे को कोई समस्या आ रही हो तो पूछ लो। बढ़े आगे। हाँ जी, कमेंट करके बताओ बेटा यस या नो, समझ में आया सभी को कि नहीं आया। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन के लिए मेरे को आपको कुछ एक चीजें भी समझानी पड़ेगी। तो वर्ष के अंत तक वह कितनी राशि जमा कर लेगा, इस सवाल को करने के लिए मैं आपको एपी के सम का फॉर्मूला बता दूं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। कुछ बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं। डेरिवेशन करूं कि मैं डायरेक्ट बता दूं, हाँ भाई कमेंट करके बताओ, डेरिवेशन करें अपन कि मैं सीधा सीधा। तो फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, ठीक, ये फॉर्मूला है। अब एक फॉर्मूला Sn बराबर n/2 n/2 इंटू a प्लस l। ये बेटा दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी में रजिस्टर में आप लोग नोट कर लीजिए। ये दो फॉर्मूलाज हैं हमारे जो हम सम में अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई होगा, क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूं एक बार। हाँ बिल्कुल प्रियंका गौतम जी, समझ में आएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं हो, मेरी जवाबदारी है कैसे समझाना है। फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है ना, ठीक। फॉर्मूला आपने नोट किया, अब मेरी बात को समझना। मैं सेकंड वाला फॉर्मूला हटा देता हूं, फर्स्ट वाले को लिखा रहने देते हैं। देखिए, व्यक्ति ने पहले महीने क्या किया, 500 रुपए जमा किए। पहले महीने व्यक्ति 500 रुपए जमा कर रहा है। अगले महीने वो क्या कर रहा है, 100 रुपए बढ़ाकर जमा कर रहा है। मतलब अगले महीने 600 जमा करेगा, फिर 700 जमा करेगा, फिर 800 जमा करेगा, और ऐसे ही करता जाएगा पूरे कितने साल, 1 साल तक। 1 साल मतलब भैया 12 महीने तक। तो टोटल डिपॉजिट मतलब पहले महीने का 500, फिर 600, 700, 800, मतलब ये तो एपी है ना, समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 500,
डिफरेंस क्या है बेटा, +100 चल रहा है डिफरेंस, बोलो हाँ या ना। डिफरेंस क्या चल रहा है, 100 का। तो अगर सम आपको निकालना है, अब आपको n भी तो चाहिए, n बराबर 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं ना, हर महीने डिपॉजिट करेगा तो कितनी बार जमा करेगा बेटा, 12 बार जमा करेगा। बोलो क्या मेरी बात से सहमत हैं सभी के सभी विद्यार्थी? तो मैं सम निकालने के लिए जी फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, S12 बराबर 12/2 ट्वाइस ऑफ 500 प्लस 12 माइनस 1 गुणा 100। ठीक है जी, तो ये हो गया 6000 प्लस 1100। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 2100, तो 12600। ये आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या निकल के आ रहा है बेटा, ये निकल के आ जाएगा 6 गुणा 21 करोगे तो क्या आ जाएगा, 12600, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? हाँ जी, आया समझ में कि नहीं आया? बहुत बढ़िया शंकर पंडित जी, आप बहुत इंटेलिजेंट हो भाई, एकदम सही आंसर निकाला आपने। चलो बहुत बढ़िया, तो बेटा फॉर्मूला नोट कर लेना। आगे बढ़ें, अगले सवाल पर आ जाएं। आज अपन जीपी भी शुरू करेंगे, और जीपी में बहुत ज्यादा सवाल आते नहीं है, इनफाइनाइट जीपी के आते हैं, तो वो भी खत्म करके हो सकता है एक आध टॉपिक, क्योंकि 10 बजे तक क्लास है, सभी लोग पानी वानी लेके बैठना भाई। अगला सवाल, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बेटा अगला सवाल, व्हाट इज एल? बेटा एल है लास्ट टर्म। अभिनव जी सुनो, देखो अभिनव जी, मैं आपके इस डाउट को क्लियर करता हूं कि आपने पूछा एल क्या है। देखो मैं दूसरे वाले फॉर्मूला से करके बताता हूं। अभिनव ने पूछा कि एल क्या होता है और एल को यूज करके क्या अपन कर सकते हैं क्वेश्चन की नहीं कर सकते। देखो मैं समझाता हूं बेटा आपको। एल मतलब होगा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब आखिरी महीने में कितनी राशि जमा करेगा। बेटा हर महीने में अगर 100 रुपए बढ़ाएगा, हर बार वो 100 रुपए बढ़ाकर जमा करेगा, तो ये 100 कितनी बार ऐड होगा बेटा, 11 बार ऐड होगा ना। 12वें महीने तक 11 बार इंक्रीमेंट होगा, 11 बार इंक्रीमेंट होगा। तो 1100 बढ़ा 500 में, तो आखिरी महीने में कितना जमा करेगा, आखिरी महीने में कितना जमा करेगा, 11 + 5 मतलब 1600। आखिरी महीने में वो 1600 रुपए जमा करेगा। हिमांशु जी बहुत सही, आपने आंसर निकाल लिया, 5050 एकदम सही है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी अभिनव जी, ये समझ में आ रहा है ना कि पहले महीने 500, फिर 100 बढ़ाया, फिर 100 बढ़ाया, फिर 100 बढ़ाया, तो ऐसे 100 करके 11 बार बढ़ाएगा तो 1600। ठीक है ना, पहले महीने में तो इंक्रीज होगा ही नहीं, दूसरे महीने से इंक्रीज होना शुरू होगा, है ना। अब देखो लास्ट टर्म पता है, तो फॉर्मूला मैंने n/2 × a + l लिखा था, तो 12/2 a है अपने पास 500 और l कितना है बेटा अपने पास 1600। ठीक है ना, लास्ट टर्म। तो 6 और 16 5 क्या होता है बेटा 2100। तो आंसर क्या निकल के आता है, आंसर सेम निकल के आता है 12600। ठीक है जी, आंसर 12600 निकल के आएगा। बहुत बढ़िया, आकांक्षा का आंसर आ गया, राकेश का आ गया, विपिन मौर्य का आ गया, है ना। तो जो क्वेश्चन अपना था वो ये था, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हाँ जी भाई, आप लोगों ने अगर साइंस पढ़ा है तो आपने गॉस का नाम सुना है? गॉस का नाम सुना है क्या? गॉस थ्योरम वगैरह आपने 12वीं कक्षा में शायद फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, है ना। तो गॉस नाम के जो वैज्ञानिक थे, जब वो तीसरी कक्षा में थे बेटा, 3rd क्लास में थे, तो उनके टीचर ने उनसे कहा कि जाओ 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर्स को ऐड करके लेके आओ। गॉस जब तीसरी कक्षा में थे, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी से कहा गया कि 1 से लेकर 100 तक ऐड करके बताइए। और मैं बता रहा हूं, अपन तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आधी जनता ने इसका आंसर नहीं निकाला होगा अभी, पर वो तीसरी कक्षा के विद्यार्थी ने, जिसे कोई फॉर्मूला नहीं पता था, उन्होंने इसका आंसर जो है 30 सेकंड में निकाल के टीचर के सामने रख दिया कि इसका आंसर 1 से लेकर 100 तक अगर मैं ऐड करूंगा तो उसका आंसर 5050 निकल के आएगा। तीसरी कक्षा के विद्यार्थी ने कर दिया। उन्होंने जो मेथड यूज किया था, वो मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करने की बेटा कोशिश करता हूं। उन्होंने क्या मेथड अप्लाई किया, क्योंकि मैं फॉर्मूला भी वहीं से डिराइव करूंगा अगर आप लोग कहेंगे डेरिवेशन। तो गॉस ने कहा कि 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक जोड़ना है, 100 तक जोड़ना है। तो गॉस कहते हैं कि पहला नंबर और आखिरी नंबर जोड़ो, फिर दूसरा नंबर और यहां पर 99 को जोड़ो, फिर 3 और 98 को जोड़ो, 4 और 97 को जोड़ो। ऐसे ही करते करते उन्होंने कहा कि 50 और 51 तक जोड़ दो। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप देखो सारे नंबर ऐड हो रहे हैं ना, 1 और 100, 2 और 99, 3 और 98, यहां पे वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहां घटती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि 101 सम हो जाएगा। हर बार जो टोटल बनेगा बेटा क्या बनेगा, 101।
101। और ये कितनी बार बनेगा? ये 101 जो सम बनेगा, अभी तक बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। हाँ, सब 101 आएगा हिमांशु जी, और कितनी बार? 1 2 3 4, टोटल कितनी बार बेटा? 50 टाइम्स। 50 टाइम्स उन्होंने कहा कि 50 टाइम्स 101 आएगा, तो 50 इंटू 101 उन्होंने कर दिया और उनका आंसर 5050 निकल के आ गया। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं? है ना? तो ऐसा गॉस ने दिमाग चलाया था जब वो तीसरी कक्षा में थे। बड़े हो गए, बड़े फेमस हो गए वो, तो 3rd क्लास के विद्यार्थी का दिमाग था। तो अपन चाहें तो अपन भी इस मेथड से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, है ना? इसी मेथड से अपन फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं है। देखो, इसको मैं हटाता हूं। इस मेथड से फॉर्मूला भी डिराइव होता है, ज्योमेट्रिकल मेथड्स भी होते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, पर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। बेटा, नेचुरल नंबर्स के जो सम का फॉर्मूला होता है, नेचुरल नंबर के प्राकृत संख्याओं के जो योग का फॉर्मूला होता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। बिल्कुल सीजीएल टॉप कर देते। सीजीएल एक अलग ही चीज हो जाती है। n इंटू एन प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? आपका नेचुरल नंबर का सम हो जाएगा। बेटा, प्रथम 100 की बात हो रही है, तो n की जगह आप क्या रख दीजिए? 100। 100 प्लस 1 101/2। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 गुना 101, तो आपका आंसर 5050 आ जाएगा। बोलो सभी बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी, फॉर्मूला पता पड़ गया। अब आप लोग आंसर निकाल लोगे। नेचुरल नंबर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से करेंगे। क्या किसी बच्चे को डाउट है? ठीक है ना? n की जगह जहां तक का पूछा जाए बस वो वैल्यू रख दो आप n की जगह, बस बात खत्म हो जाती है। आते हैं अगले सवाल के ऊपर। प्रथम 500 प्राकृत संख्याओं का बोल रहा है, निकालना जरा। 500 प्राकृत संख्याओं का बोल रहा है कि सम जो है वो निकल के कितना आएगा? हाँ जी, बहुत बढ़िया राकेश ने, बहुत बढ़िया। सी सेट क्वेश्चन नंबर 13 34। अच्छा बेटा, 30 और 34 में बता देता हूं। 30 और 34 में दोनों क्वेश्चंस आपको बता देता हूं, आप चिंता मत करो, है ना? देखिएगा, तो यहां पर n इंटू एन प्लस 1/2 हमारा फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला में हमने अगर वैल्यू रखी n की जगह 500, 501/2, तो ये हो जाएगा 250 गुणा 501, तो 125250 ए आंसर निकल के आ जाएगा, है ना? 30 और 34 बोल रहे हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूं बेटा, क्या है 30 और 34, एक बार चेक कर लेते हैं। अपना स्टडी मटेरियल एक सेकेंड बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 और 34 है ना? और बच्चों ने किया है क्या ट्राई? सभी ने किया है ट्राई कि नहीं किया? ये है क्वेश्चन नंबर 30। बेटा, शून्य की संख्या निकालनी है तो बहुत आसान है। 125 का एलसीएम ले लो। मैं ये बता देता हूं 34वां क्या है, ये मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है, 2 से लेकर 250 तक है। चलो देखो मैं बताता हूं कैसे होगा। देखो जी, जॉन क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपको दिया हुआ है बेटा। भाई वीडियो में बफरिंग हो रही है क्या? दिख रहा है सभी को कि नहीं दिख रहा? टू इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू सो ऑन अप टू 250, ये हमारा क्वेश्चन है एक तो, ठीक है ना? एक तो ये, ठीक। इसमें हमें क्या बताना है? इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने, तो मैंने बोला था 2 कॉमन ले लो बेटा, 125 बार कॉमन आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, कहां तक? 125 तक। आखिरी नंबर का 5 से क्या ले लो? एलसीएम।
तो 25 बार गया, 5 बार गया, 1 बार गया, ऊपर वाले को छोड़ दो, बाकी को जोड़ दो बेटा, 31 आ जाएगा। ठीक, ये ठीक है ना भाई। जॉन जी आपको समझ में आई बात की नहीं? एक तो 30 ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 34, अब और कौन सा है क्वेश्चन नंबर है अपने पास? 34 है ना। 34 क्वेश्चन तो मैंने क्लास में कराया था, 10 गुना 20 गुना 30 कहां तक है बेटा? 1000 तक है ना। तो 10 की घात 100 कॉमन आएगा, बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन अप टू 100 तक बचेगा। तो आखिरी नंबर का एलसीएम लोगे अगर आप 5 से तो 20, 5 से लिया 4 तो 24 तो यही हो गए, और 100 की 10 की पावर 100 मतलब 100 जीरो ये हो गए। ये भी मैंने क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, है ना। 125 बफरिंग हो रही है, 1 सेकेंड। चलो ठीक, बढ़ते हैं आगे बेटा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर। बेटा विषम प्राकृत संख्याओं का पूछ रहा है, विषम प्राकृत संख्याओं का पूछ रहा है, ऑड नेचुरल नंबर्स का आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, ऑड नेचुरल नंबर्स का। वीडियो रुक गया है, एक बार आप लोग रीस्टार्ट कर लो, एक बार अपने अपने फोन में भैया रीस्टार्ट करो एक बार। चलिए देखिएगा, तो क्वेश्चन यहां पर यह है, ऑड नेचुरल नंबर्स का बेटा यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ना, विषम प्राकृत संख्याओं का यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा ऑड नेचुरल नंबर्स का। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं, दिक्कत अगर ज्यादा आ रही है तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं। भाई मेरी तरफ से तो सब चीजें सही हैं, रिकॉर्डिंग सही हो रही है, सब चीजें चल रही हैं एकदम सही, होनी तो नहीं चाहिए बफरिंग।